हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का इतिहास। भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे पहले जो पॉइंट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लेवरिंग मॉनसन बरवेल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। जैसे दोस्तों हम समझ सकते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 है, इसके तहत ये जो गवर्नर जनरल के रूप में क्लेवरिंग मॉनसन बरवेल इन सब को यहाँ पर नियुक्त किया गया और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था और इसको निदेशक बोर्ड की जो सिफारिश है उसके द्वारा ही हटाया जा सकता था। उसके बाद जैसे हम पढ़ते हैं इस पॉइंट में मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया तथा बंगाल की गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है और वे लोग सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। सह गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व निदेशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। अब जो सह गवर्नर जनरल थे उनको भारतीय जो प्रशासन के लिए जो कानून बनाने होते थे उनके लिए अधिकार दिया गया था, लेकिन पूर्व में जो निदेशक बोर्ड है उससे अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होता था कोई भी कानून लागू करने से पहले। इस अधिनियम द्वारा बंगाल कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी जो ये बंगाल में जो लगाया गया था ना एक्ट 1773 के तहत, इसमें न्यायाधीश 3 न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया। न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर सकता था। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड स्थित प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया तथा अब 500 पाउंड के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार दिया गया। यानी पहले क्या होता था कि जो मंडल के कार्यकाल में जो संचालक होते थे उनका जो है ना उन चुनने का अधिकार दिया गया होता था संचालकों को। तो अब क्या है, पहले तो 500 पाउंड के जो रकम थी वो दी गई थी, उसके बाद रकम का जो बढ़ा के 1000 पाउंड के अंशधारियों को कर दिया गया। यानी जिसके पास अगर 1000 पाउंड हैं तो वही संचालक चुन सकता है, उसके पास अधिकार है कि वो संचालक चुन सकता है कि कौन संचालक मंडल में कार्य करेगा या नहीं करेगा। इस प्रकार 1773 के इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्य में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ था। कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। तो इसी जो 1773 जो एक्ट लागू हुआ था इसी से शुरुआत होती है संविधान की, जो संविधान प्रस्तुत किया गया था उसकी। जो भारत का संविधान है ना, इसके जो पहले सबसे पहले यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का जो शासन था तो उसका जो संविधान है वो यहीं से शुरू हुआ था। उसके बाद संशोधित अधिनियम 1781 कालांतर में रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार या संशोधन की आवश्यकता पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि कंपनी के अधिकारियों के शासकीय कार्यों में के मामले नए बने सर्वोच्च न्यायालय में जाते थे, पर संशोधन अधिनियम 1781 के द्वारा अधिकारियों के शासकीय कार्यों के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के परिधि से बाहर कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट किया गया। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके जो कोई भी दोष थे, कोई कमियां थी, उनको दूर करने के लिए इसका पारित किया गया था या लागू किया गया था। इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया तथा 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया। इसे कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इस निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2
कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र कहा गया। व दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी और कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। जो 1793 ईस्वी में जो चार्टर अधिनियम लागू हुआ था, उसके तहत क्या किया गया, जो अधिकारी थे उनका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व में से ही देने की व्यवस्था की गई। उसके बाद 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 में नया चार्टर अधिनियम लागू हुआ, जिसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को भी छीन लिया गया। लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्व देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल की गवर्नर जनरल को भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। उसके बाद 1853 में फिर चार्टर अधिनियम लागू किया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। यह अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। इस जो आखिरी चार्टर अधिनियम लागू हुआ था, इसमें दिया है कि ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य दर्जा प्रदान किया गया। बंगाल के लिए प्रत्येक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई और भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1858 ईस्वी में भी एक नया चार्टर अधिनियम लागू हुआ था। 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद महाराणा जी ने कंपनी के एक छत्र राज को खत्म कर दिया और भारत के संपूर्ण तौर पर ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। इस एक्ट का एक और नाम भी है एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी जो भारत के अंदर नई बढ़िया या शानदार कह सकें जिसे हम, वह सरकार जो भारत में स्थापित की थी, इसका यह नाम है एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1857 के जन विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि भारत ऐसा भरा पूरा देश कंपनी की लापरवाही से कहीं हाथ से निकल न जाए, इसलिए उसने भारत की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली और एक्ट के जरिए कंपनी के प्रशासन को ख़त्म कर दिया। तो पहले क्या था कि ब्रिटिश जो सरकार है उसका शासन कंपनी के द्वारा किया था, लेकिन बाद में उसने अपना शासन अपने हाथों में ले लिया और कंपनी को प्रशासन को ख़त्म कर दिया। पहले संचालक मंडल और नियंत्रण मंडल होता था, अब उसके बदले भारत सचिव की नियुक्ति हुई। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बनाई गई। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। 1861 ईस्वी का 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बनाई गई। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। दोस्तों, वैसे माफ़ी चाहता हूँ, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। 1892 ईस्वी का भारत का शासन अधिनियम, यानी भारत का जो शासन है, भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था 1892 में। याद रखना दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1892 में। इसके द्वारा राजस्व में व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई थी। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, जो कि मार्लियामेंटो सुधार भी द्वारा किया गया था। इस अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो के नाम से ही यह अधिनियम जाना गया है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर बढ़ाई गई। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का कॉन्सेप्ट आया। विधान परिषद के सदस्यों को बहुत सारे हक मिले। अब वे बजट पर नया प्रस्ताव रख सकते थे। पूरक
प्रश्न पूछ सकते थे। एसपी सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे जिनको कार्य करने परिषद में जगह मिली। भारत सरकार अधिनियम 1919, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का निर्माण हुआ, जो आज लोकसभा और राज्यसभा के रूप में है। उस समय लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा को इस राज्य परिषद करके संबोधित किया जाता था। केंद्रीय विधानसभा में 140 सदस्य थे, जिसमें 57 निर्वाचित सदस्य थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, जिनमें 33 निर्वाचित थे। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, 3 गवर्नमेंट सम्मेलनों के बाद आए इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे। यह अधिनियम सबसे अधिक विस्तृत था। इसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों की संख्या में वृद्धि की गई। वर्मा के प्रशासन भारत के प्रशासन से अलग किया गया। दोस्तों, पता चला भारत का जो संविधान का इतिहास है उसके अंदर ये इतने अधिनियम है। आखिर का अधिनियम 1935 का है, जो भारत सरकार अधिनियम है। उससे पहले का है भारत सरकार अधिनियम 1919। उससे पहले का है भारत परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भी कहते हैं, जो 1909 में लागू हुआ था। उससे पहले 1892 ईस्वी को भारत का शासन अधिनियम लागू हुआ था। 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था। 1858 का चार्टर अधिनियम लागू हुआ था। 1853 ईस्वी में चार्टर अधिनियम लागू हुआ था। 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम भी लागू हुआ था। 1784 ईस्वी का पेट्स इंडिया एक्ट संशोधित अधिनियम 1781 तथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इन सब को एक साथ मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान की नींव रखी गई तथा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में अगर कोई कमी नज़र आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आगे सुधार कर सकूं। और आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि इस वीडियो को अपलोड करने में इतना समय लगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कोई घरेलू कारणों की वजह से। लेकिन अब मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, रोज़ 1-2 वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।